इस वीडियो में हम इसरो के एग्ज़ाम असिस्टेंट राजभाषा से जीके के 35 क्वेश्चनों को करेंगे। आप इस एग्ज़ाम का सिलेबस देख सकते हो। हमारा जीके का चैनल है तो हम सिर्फ जीके के क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे और DSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल डिटेल के साथ करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिपिटक खालिस्तान का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध। और ये पूछता है कि त्रिपिटक का मतलब क्या होता है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी यानी 3 बास्केट। ये 3 बुकें हैं बौद्ध धर्म की जिसको पाली भाषा में लिखा गया है। और इन तीनों बुकों के बारे में भी पूछता है एग्जामिनर। सबसे पहले है सुत्त पिटक, दूसरी है विनय पिटक और तीसरी है अभिधाम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश और विचारों के बारे में बताया गया है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो भिक्षु होते हैं उनके नियम, अनुशासन, व्यवहार के बारे में बताया गया है। और अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। टोडरमल खालिस्तान से संबंधित थे। ये अकबर के वित्त मंत्री थे और नवरत्नों में से एक थे। और टोडरमल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक है देसाला जिसको हम कहते हैं जब्ती प्रणाली। ये भू राजस्व प्रणाली है जिसमें जो लैंड रेवेन्यू है उसका एक टाइप है। ये टोडरमल के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, इसलिए इसको हम टोडरमल प्रणाली के नाम से जानते हैं। जब्ती सिस्टम को टोडरमल प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया था। इसमें क्या करते हैं, लैंड को ये भी पूछा जाता है कितने हिस्सों में बांटा जाता है। 4 हिस्सों में यानी 4 प्रकार में लैंड को बांट दिया जाता है और उसके हिसाब से उन पे कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किन विषयों के लिए दिया जाता है। उपयुक्त सभी के लिए। नोबेल प्राइज की शुरुआत एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसके बारे में बताऊंगा क्यों हुई थी ये शुरुआत। इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की यानी बारूद की, लेकिन एक अखबार में इन्होंने देखा, इनको ये लिख रखा था ये तो मर्चेंट ऑफ डेथ है। मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का व्यापारी है ये एल्फ्रेड नोबेल। तो इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो इन्होंने ये कहा मेरी मृत्यु के पश्चात जितना भी पैसा बचे उसको नोबेल प्राइज़ देने के लिए उपयोग किया जाए। अब जो है नोबेल प्राइज़ है ये इन सभी फील्डों में दिए जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव में। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, चिकित्सा में, साहित्य में, लिटरेचर में, शांति में और इकोनॉमिक्स में। इन सभी की शुरुआत पहले 5 की 1901 में हुई थी और जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी ये 1969 में हुई थी। ये सभी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन जो पीस वाला है इसको छोड़कर पीस वाला दिया जाता है ओस्लो जो कि है नॉर्वे की राजधानी। ये ध्यान रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। शब्दों की उत्पत्ति और उसके इतिहास को कहा जाता है इटमोलॉजी। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो है एंटोमोलॉजी और ये है इथमोलॉजी। चट्टानों के निर्माण के अध्ययन को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। ये जियोलॉजी की ही एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार प्लेट के नीचे अभिलिखित सत्यमेव जयते पद खालिस्तान से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने नेशनल सिंबल वीडियो में भी करा है। ये देखो सत्यमेव जयते थे, इसने इतने क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलो इसको यहीं पर करते हैं। सत्यमेव जयते हमारा है नेशनल मोटो यानी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसका मतलब है सत्य की ही विजय होती है। इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। हमारे पास टोटल 108 उपनिषद हैं। ये भी पूछता है एग्जामिनर इसको किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये 90% बच्चों को नहीं पता ये क्वेश्चन और ये पूछता है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा
इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1918 में इस नारे को पॉपुलर किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लोक चित्रकारी मधुबनी लोकप्रिय है? बिहार। और इस मधुबनी पेंटिंग का कई बार दूसरा नाम दे देता है, इसका दूसरा नाम है मिथिला आर्ट। इसके लिए बिहार को जीआई टैग भी मिला हुआ है इस पेंटिंग के लिए। ये देखो साइड में मैंने पिक्चर लगा रखी है। और जो इस पेंटिंग में हम कलर पेस्ट ऑफ राइस का यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी रंगीन चावलों के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कन्याकुमारी खालिस्तान में है। अब देखो ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे हो गया गुजरात, ये है हमारी कर्क रेखा जो 8 राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर में है। तो इक्वेटर के उत्तर में कौन सा है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ऑप्शन डी ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। किसी में ये कह रहा कि कर्क रेखा के ऊपर हैं, किसी में ये कह रहा कि इक्वेटर के नीचे हैं, गलत हैं सभी। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा खालिस्तान के बीच की सीमा है भारत और पाकिस्तान की। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सभी देशों की याद रखनी है? नहीं, सिर्फ 7 ही देश ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री एग्जामिनर बार बार पूछता है। सिर्फ आपको यही रटने हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले देखो मैकमोहन लाइन, ये है इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ तो क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद है दुरंत लाइन, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हिडनबर्ग लाइन जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। मैगिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और 7वीं है 49th पैरेलल लाइन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। बस एक बार ध्यान से रट लो इन सभी को, सिर्फ यही याद रखनी है आपको इंटरनेशनल बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। भारत का वह राज्य है जहां सबसे वृहत वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। अगर ये पूछे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन, ये है मिजोरम राज्य में। मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था, ये ध्यान रखना है। और भारत के 25.17% एरिया पर वन है। ये 2023 की रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट, उसके हिसाब से लेटेस्ट डेटा है। पहले 23 पॉइंट कुछ होता था लेकिन अब 25.17 हो गया है, इसको रट लो आप। और भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इसी का दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट, धुलाई सोडा का साधारण नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। वैसे इसका पूरा नाम नहीं दे रखा है ऑप्शन में, इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेक्का, 10 हो गया तो डेक्का हाइड्रेट, ये होता है पूरा नाम, यही दे रखा है। चलो ये भी ठीक है। ये पूछता है वॉशिंग सोडा का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? सबसे पहले तो शर्ट से स्टेन यानी दाग उतारने के लिए। और दूसरा चीज़ है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पानी की सतही कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट 126वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान द्वारा चयनित किए जाते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कह सकता हूं एमएलए के द्वारा। और इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जनता के द्वारा तो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं जिनको हम कहते हैं एमपीज, और एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन पर आओ। डी ऑप्शन कह रहा है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नहीं, विधान परिषद तो सिर्फ हमारे देश में 6 ही राज्यों के पास है, जो है यूपी, बिहार,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के पास। अब देखो, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस और परमानेंट हाउस, और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में टोटल हैं 250 सीटें, लेकिन करंट में हमारे पास है सिर्फ 245 मेंबर। इन 250 सीटों में से 238 तो आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र से, और इनमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। सभी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा के सदस्य खालिस्तान वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 5 वर्ष लोकसभा के सदस्य यानी एमपीज और एमएलएज, उसके बाद सीएम, पीएम और गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन सभी का कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट, लोकसभा में निर्वाचन योग्यता हेतु न्यूनतम आयु खालिस्तान है 25 वर्ष। लोकसभा यानी एमपी और एमएलए, इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए किसी गांव के अगर सरपंच का इलेक्शन लड़ना है तो। 18 वर्ष है हमारी वोटिंग एज, और 35 वर्ष अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर या प्रेसिडेंट बनना है तो इसके लिए 35 वर्ष एज होनी चाहिए। और एक और रहेगी 30 वर्ष, ये भी जरूरी है। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए। विधान परिषद बताया था ना, सिर्फ 6 राज्यों के पास है, ये देखो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ओलंपिक ज्वाला खालिस्तान का प्रतीक है। कॉन्टिन्यूटी का, ये किस चीज़ के बीच में कॉन्टिन्यूटी है? एंशिएंट गेम और न्यू गेम के बीच में, यानी ये दर्शाती है कि जो ओलंपिक गेम है बहुत पुराने हैं और ये अब तक चले आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी को दर्शाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ओलंपिक फ्लेम को सबसे पहली बार किस ओलंपिक में जलाया गया था? 1928 में, जो कि हुए थे एम्स्टर्डम में। उसके बाद ये पूछता है कि ओलंपिक टॉर्च रिले, ये इससे अलग चीज़ है, समझाऊंगा क्या होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। अब टॉर्च रिले में क्या होता है, मान लो अब 2028 में होंगे एलए में ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस यूएसए में। तो ग्रीक में एक सिटी है ओलंपिया, क्योंकि ओलंपिक का ओरिजिन यहीं पर हुआ था। तो यहाँ से जो मसाल जलाई जाएगी और एलए लेके जाई जाएगी उस जगह पर जहाँ पे ओलंपिक होने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओलंपिक फ्लेम से, यानी भारत का 2024 ओलंपिक में टॉर्च बीरर यानी मसाल वाहक कौन था? वो थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, IUCN से क्या अभिप्रेत है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, ये है ग्लांड स्विट्जरलैंड में। बच्चे उत्तर ला के आते हैं जिनेवा, जिनेवा में और बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, लेकिन इसका याद रखना है ग्लांड में। IOC वही संस्था है जिसके द्वारा रेड लिस्ट, या मैं ये कह सकता हूँ रेड डेटा बुक, इसको जारी किया जाता है। इस बुक में क्या होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या वो स्पीसीज जो विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, कौन सी स्पीसीज सेफ हैं, कौन सी वल्नरेबल हैं, इनकी लिस्ट जारी IUCN के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल हैं डॉक्टर वी नारायण। जून 2026 के हिसाब से बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2023 का एग्जाम कर रहे हैं ना हम। देखो जिक्के तो हर एग्जाम के लिए सेम होती है, ये मत देखा करो कि 2023 का पेपर है, 18 का पेपर है। 2015 के बाद आप जितने कर लो उतना अच्छा है। रिवीजन ही करना आपको जिक्के में, बस करंट अफेयर है वो मैं बदलवाता रहता हूँ क्वेश्चन। अब इसरो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत
1969 में की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं और ये ही इसरो के सबसे पहले चेयरमैन थे। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? इनमें से तो उत्तर होगा शनि। अब देखो, ये है सन, सूर्य देवता। उसके बाद ये सन से दूरी पर ग्रह हैं, इनको याद करने के लिए तरीका है MVM जेसन। यह NCERT में एक ट्रिक बताई गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखो, जो सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी चक्कर काट लेगा सूर्य का, और सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे कम टाइम में लगाता है चक्कर मरकुरी यानी बुध, और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है नेपच्यून वरुण। इन ऑप्शन में सबसे दूरी पर है शनि ग्रह, तो इसका आंसर है शनि ग्रह। अर्थ का पूछता है, अर्थ कितने टाइम में चक्कर लगाती है? अर्थ का टाइम पीरियड है 365.25 डेज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये 7वीं क्लास की बातें बता रहा हूँ LED के बारे में, बहुत बच्चों को नहीं पता। LED में जो ये सबसे बड़ा तार होता है ना, जो सबसे लंबा तार होता है, ये है पॉजिटिव होता है, और छोटा तार होता है नेगेटिव। नहीं पता है, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, आपको बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। उसके बाद LED का सिंबल भी पूछता है एग्जाम में, ये है LED का सिंबल, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। LED से और क्वेश्चन पूछता है, LED किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और LED को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर में इसको बनाया जाता है गैलियम नाइट्राइड से, या फिर इसमें गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसरो का आदित्य मिशन खालिस्तान के अध्ययन के लिए है। सूर्य, और स्पेसिफिकली सूर्य के ये जो आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं कोरोना, उसकी स्टडी करेगा ये। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च 2023 में किया गया था। और जो आदित्य L1 मिशन है, L1 पूछता है L1 क्या है? L1 यहाँ पे है लैग्रेंज पॉइंट, ये पॉइंट है लो ऑर्बिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसकी रचना है? खुशवंत सिंह। इस बुक में खुशवंत सिंह ने 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके बारे में बताया। और खुशवंत सिंह की 2 और बुकें पूछता है जो सबसे ज़रूरी हैं। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलाइस। ये 2-3 बार पूछी गई है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और एक और बुक देखिए मैंने इसकी जो बहुत बार पूछता है, इंडिया एन इंट्रोडक्शन। ये 3 बुकें जरूर याद रखो खुशवंत सिंह से, इंडिया एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी। देखो 2 टर्म हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक का तो नाम है क्रायो और दूसरा है पायरो। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड यानी लो टेम्परेचर, और पायरो का मतलब हॉट हाई टेम्परेचर। फिजिक्स में आपने डिवाइस पढ़ा होगा क्रायोमीटर, जिसका उपयोग वेरी लो टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, और पायरोमीटर का उपयोग हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। अब देखो, अब क्या दिमाग लगाओगे आप? रॉकेट में पीछे से गर्म गैसें निकलती हैं, तो आप सोचोगे कि रॉकेट में तो पायरोजेनिक इंजन होना चाहिए। नहीं, ये चीज़ गलत है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं ये बताता हूँ मैं। रॉकेट में फ्यूल डलते हैं H2 और O2। जो ये फ्यूल हैं, ये गैसेज हैं, इन गैसेज को लिक्विड में लाना होता है तो बिल्कुल ठंडा कर देंगे, इतना ठंडा कि माइनस में टेम्परेचर पे जाके ये जम जाएंगी गैसें बिल्कुल। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये जो हम रॉकेट है हमारी, उसके फ्यूल टैंक में कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करें
और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल डाल सकें। इसलिए ही रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। ऑपरेशन फ्लड खालिस्तान के उत्पादन से संबंधित है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड का ही दूसरा नाम है वाइट रेवोल्यूशन और इसके फादर डॉक्टर वर्गीस खुरेन को कहा जाता है और इन्हीं का दूसरा नाम है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इनके द्वारा 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। उसके बाद आपने इंडिया में मिल्क सेक्टर में एक अच्छा नाम सुना होगा, अमूल, जिसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में गुजरात में। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का। ये भी पूछता है, इकोनॉमिक्स में आता है कि 4 सेक्टर दे देगा, इनमें से अमूल किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का सक्सेसफुल उदाहरण है और इसको सक्सेसफुल बनाने में भी डॉक्टर वर्गीस खुरेन का हाथ रहा था। अब देखो, जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि दुनिया का अप्रोक्सीमेट 25% डेयरी प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। अगर भारत में राज्य की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्शन यूपी में। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और 2025 में इसकी थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये थीम जरूर याद करो क्योंकि 2026 वाले एग्जामों में ज़रूर पूछेगा। अब एड्स से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एड्स की फुल फॉर्म ही पूछता है पहले तो। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी डिसीज और एड्स का कारण होता है वायरस और उस वायरस का नाम भी पूछता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, जो ये HIV है इसी की लास्ट स्टेज को हम कह देते हैं एड्स। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एड्स का पहला केस, फर्स्ट मरीज 1981 में USA में मिला था। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 2025 में। देख लो, जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा, एक टॉपिक आया, जितनी भी डिटेल है वहीं पे कवर कर ली, वही एग्जाम में जीके में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी सब्जी में फॉस्फोरस पाया जाता है? ओनियन यानी प्याज में। और फॉस्फोरस से क्वेश्चन बताता हूँ। फॉस्फोरस का सिंबल है P और इसका एटॉमिक नंबर है 15। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल यानी अधातु है। फॉस्फोरस से ये पूछता है फॉस्फोरस को स्टोर कहाँ पर किया जाता है? इसको पानी में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि फॉस्फोरस की एटमोसिटी कितनी होती है। एटमोसिटी का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, इस एलिमेंट के कितने एटम होते हैं। तो इसकी एटमोसिटी होती है टेट्रा एटॉमिक यानी P4। फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में इसके 4 एलिमेंट जुड़े होते हैं। और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनमें भी फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है। और फॉस्फोरस आता है NPK फर्टिलाइजर सुना होगा। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें जो P है ये फॉस्फोरस ही है। K तो पोटासियम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की व्याख्या हेतु अंतिम प्राधिकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ही हम सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर संविधान को लेके यही सुप्रीम कोर्ट ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। यानी अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो तो उसको ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है।
उसके बाद आप सोचोगे हाई कोर्ट भी हो सकता था, नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी यानी फाइनल अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट ही है। ये बताया गया है आर्टिकल 141 में। इसमें ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट से भी ऊपर होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी हाई कोर्ट में लागू होगा, ठीक है। उसके बाद आपने 1973 में केशवानंद भारती केस सुना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावरें हैं। आर्टिकल 32 है और 226, ये तो दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। इसके तहत आप अगर आप फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत हाई कोर्ट। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात खालिस्तान है 2:3। देखो ध्यान देना है, विड्थ और लेंथ का रेशो पूछा है, ये है 2:3। मान लो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तो ये अगर लेंथ अगर 3 होगी तो विड्थ होगी 2। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो लेंथ रेशो विड्थ पूछ लेता है, तो उसका आंसर 3:2 होगा। इतना तो मैथ पता होगा सभी बच्चों को। और नेशनल फ्लैग से बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने देखो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाली वीडियो में कराए हैं। 2 क्वेश्चन आ गए सिर्फ इसी एग्जाम से, नेशनल सिंबल से, इसलिए कहता हूँ ये टॉपिक जरूर करो आप। चलिए इसको देखते हैं। भारत के नेशनल फ्लैग का नाम है तिरंगा। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा। ये पूछता है इसके बीच में जो चक्कर है इसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, और इसको लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। ये जो तिलियां हैं ये किस चीज़ को दर्शाती हैं, ये व्हील यानी लॉ ऑफ धर्मा को दर्शाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पता कितनी बार पूछा गया है। हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन पेंगली विनक्या जी ने किया है, और इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसलिए ही हम 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहली बार इसको 1906 में कोलकाता में फहराया गया, और सबसे पहली बार विदेशी ज़मीन पर मैडम भिक्का कामा ने फहराया था 1907 में जर्मनी में। और मैडम भिक्का कामा को हम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त को पीएम होस्ट करता है फ्लैग को, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति अनफर्ड करती है फ्लैग को। ये मैंने डिटेल में और अच्छे तरीके से नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाली वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखो। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र खालिस्तान के द्वारा रचित या लिखा गया है भरत मुनि। देखो हमारे पास टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलो एक बार इसको देखो अच्छे से, सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर करा दूंगा आपकी। सबसे पहले आओ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से है कथक, असम से स्तरिया, मणिपुर से है मणिपुरी, ओडिशा से ओडिसी, आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु से भारतनाट्यम। ऐसा राज्य जिससे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं वो है केरला। इससे एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। देखो कथकली तो है केरला से, अगर कथक की बात करूं वो है यूपी से। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी पॉइंट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर खालिस्तान घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये है पृथ्वी, ये इस साइड से इस साइड घूमती है। ये हो गया ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब पृथ्वी की रोटेशन, इसको कहते हैं रोटेशन, जब अपने अक्ष पर घूमती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं पे क्लियर करेंगे। पृथ्वी की रोटेशन यानी घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं, और ये बताया था आर्यभट्ट ने, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। और जो पृथ्वी के घूमने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ये भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। इक्वेटर पर इसकी स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर हावर, और पोल पर स्पीड होती है 0 किलोमीटर पर हावर। क्योंकि देखो यहाँ पे होगे तो घूमे जाएगी, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब ये पृथ्वी रोटेट करती है तो एक फोर्स महसूस किया जाता है, फिजिक्स में आता है ये, और उस फोर्स का नाम है कोरलोसिस फोर्स।
नेक्स्ट, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खालिस्तान के साथ शुरू हुआ। नमक कानून को तोड़कर। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने, जो कि हुई थी साबरमती आश्रम से शुरू 12 मार्च 1930 को। उसके बाद महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग चले थे 240 मील। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 24 दिन के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ था, जब ये दांडी पहुंच गए थे और वहां पर नमक बनाया था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जब ये दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 में, उस समय भारत का वायसराय होता था लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी ने इसको शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन को 11 पॉइंट का अल्टीमेटम भेजा था, लेकिन इस पर कोई खास जवाब नहीं आया उनका। उन्होंने इनकार कर दिया था इनकी बातों को मानने से। तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट, विख्यात रामचरितमानस की रचना खालिस्तान ने की स्वामी तुलसीदास, और इसको अवधी भाषा में लिखा गया था। और एक SSC MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको सबसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था। 1810 में कोलकाता से पब्लिश किया गया था। देखो, एक चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिसका नाम है रामचरित्रम। रामचरित्रम की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, ये देखा करो कि रामचरितमानस पूछ रहा है या रामचरित्रम पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अबुल गफार खान को, और इनका दूसरा नाम है बादशाह खान। क्योंकि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो इसकी इन्होंने लीडरशिप की थी पेशावर पाकिस्तान से। ये पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पेशावर में लीडर कौन था? खान अबुल गफार खान को। और इन्होंने स्टार्ट की थी खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका मतलब होता है भगवान के सेवक। इसी मूवमेंट को कहते हैं रेड शर्ट मूवमेंट। और खान अबुल गफार खान से पूछता है कि पहले विदेशी जिसको भारत रत्न दिया गया। देखो, आज तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। पहले थे खान अबुल गफार खान को इनको दिया था 1987 में, ये पाकिस्तान के थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला को, जो कि साउथ अफ्रीका से थे, इनको दिया था 1990 में। जो है, आप तीसरा सोच रहे होंगे मदर टेरेसा। नहीं, मदर टेरेसा तो इंडियन सिटीजन थी। इन्होंने इंडियन की सिटीजनशिप को अपना लिया था, इसलिए इनको हम इंडियन में काउंट करते हैं। और एक और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये पूछता है स्पोर्ट्स में, खान अब्दुल गफार खान कप का संबंध किस खेल से है? ये है हॉकी से। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकलते हैं अगर डिटेल में करो तो। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। देखो, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं। 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय में। इनका काम क्या है? ये मान लो वाल्व एक तरफा दरवाजे की तरह काम करते हैं। ये ब्लड को वापस से पीछे नहीं जाने देते। जो आपके अब दिल धड़कता है, जब आपको धक धक की आवाज़ आती है ना, तो ये जो वाल्व हैं ये बंद होती हैं, उन्हीं की आवाज़ आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, और ये हेग है नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम वर्ल्ड कोर्ट भी कह देते हैं। ये यूएन का एक ऑर्गन है। यूएन के मेनली 6 ऑर्गन है, उन्हीं ऑर्गनों में से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, सबसे पुराने वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इसको कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? इसको लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028
मंतर को सुक्ता भी कह देते हैं। और इसके दो मंडल बहुत जरूरी हैं। एक तो तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में बात की गई है गायत्री मंत्र की, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। और जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखो, बहुत बार रिपीट होते हैं ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। देखो बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगा आपको मैप में। लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये पूछ रहा है हमारे कितने कंटिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से? ये है एशिया, यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये यहाँ पर है अंटार्कटिका। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हो, जो कि आपके जीके की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।